Students, today we will discuss about ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मीन इसको शॉर्ट में ओसीडी बोलते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम, इसके ट्रीटमेंट, इसके कॉजेज, इसके रिस्क फैक्टर, इसके टाइप्स, बहुत कुछ इसमें देखेंगे जिससे कि आपको काफ़ी हद तक का समझ में आएगा कि ओसीडी क्या होता है और इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। चाहे इसको नॉन मेडिकल जो मेडिकल लाइन से नहीं है वो भी अगर इसको देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट नहीं है, स्टडी नहीं कर रहे, नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये फ़ायदेमंद है अगर वो इसे देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये एक मानसिक बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ये प्रॉब्लम होने के, तो ये आज हम इसमें देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और समझें और उसके बाद इसमें कुछ लाइक करते हुए जाएं, कमेंट करते हुए जाएं, जो कि आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से लाइक करें ताकि जब भी कोई वीडियो इसमें डलते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तब आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो एज़ पर योर डिमांड मैंने बनाए हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। ये तो बाद में आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, अपने नोट्स बुक में नोट कर सकते हैं, मतलब नोट्स बना सकते हैं, अपने शॉर्ट वे में बना सकते हैं। तो लेंदी हो गया थोड़ा, तो इससे भी आप समझ सकते हैं, जिसको भी जो लैंग्वेज सही लगती है उसमें से वो समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस लैंग्वेज को मतलब यहाँ देखेंगे। तो आप देखिए, ओसीडी क्या होता है? एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, यानी कि दिमागी बीमारी होती है जो कि जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि इसमें रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स आते हैं, यानी कि बार बार उनके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो बार बार आते रहते हैं, जो कि जिसका कोई रीज़न नहीं होता है, वो मतलब अनवांटेड होते हैं। ठीक है, जो कि क्या लीड करते हैं? रिपीटेड बिहेवियर, यानी कि फिर वो कुछ एक्ट करने के लिए, यानी कि उसको कंपल्शन बोलते हैं। जो थॉट आते हैं उसको ऑब्सेशन बोलेंगे, और जो हम एक्ट करते हैं उस पर ना कंपल्स, जो भी थॉट्स आए कि ये करना है मुझे, और जब तक हम वो नहीं करेंगे, तो जिसको ये वाली ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, अगर उसको थॉट्स आ रहे हैं अनवांटेड, जो जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जब तक कि वो उसमें काम नहीं करता तब तक वो थॉट आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। और अगर ये इसी पे इसको अगर हम एक्ट में कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं कंपल्सन, यानी कि रिपीटेड बिहेवियर। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना कुछ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया कंपल्सन। दीज थॉट एंड बिहेवियर जो होते हैं इंटरफेयर करते हैं किसमें? पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ में और उसके रोल परफॉर्मेंस में, यानी कि जो डेली लिविंग हमारी रहती है, लाइफ रहती है, उस पर वो क्या करते हैं? उनको काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ओसीडी यूजुअली बिगिन ड्यूरिंग द टीनेजर्स। ये कब स्टार्ट होता है? जनरली ये जो होता है टीनेजर्स और यंग अडल्ट स्टेज से स्टार्ट होता है, और अडल्टहुड में इसका अगर ये कंटिन्यू बना रहता है तो फिर ज़्यादा डेंजर हो जाता है अडल्टहुड में। ठीक है, और इसकी जो साइकिल है, स्टॉपिंग द साइकिल ऑफ ऑब्सेशन कंपल्सिव कैन बी चैलेंजिंग। इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, यानी कि बहुत टफ होता है कि अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है। इफ़ द पर्सन ट्राइज टू इग्नोर द ऑब्सेशन दिस ओनली इंक्रीज देयर एंजाइटी और फियर। अगर वो इसको इग्नोर भी करेगा ना कि मेरे दिमाग में ये विचार क्यों आ रहे हैं, उसको छोड़ दो, मैं दूसरे कामों में बिजी रह जाए, लेकिन उसको क्या रहेगी? अंदर से एनजाइटी और उस यानी कि डर और चिंता बनी रहेगी। ठीक है, उसमें जो कंपल्शन होता है, अब जो ये कंपल्शन रिजल्ट एज अ वे ऑफ रिलीव डिस्ट्रेस। जब अगर वो जो थॉट्स आए ना, अगर उसने उसमें एक्ट कर लिया है, तब उसको क्या होगा? थोड़ा रिलीव मिलेगा उसकी जो डिस्ट्रेस होता है, तो उससे वो क्या करता है? उसको कम करने के लिए फिर उस पर एक्ट करता है, उससे वो निजात पाने के लिए क्या करेगा? वो जो डिस्ट्रेस है, चिंता है, उससे वो क्या करेगा? अपने को रिलीफ महसूस कराने के लिए उसको वो एक्ट करता है उसमें। ठीक है, दिस साइकिल रिजल्ट इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इंटरफेयर विथ मेंटेनिंग अ नॉर्मल लाइफ एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो होता है एक जो ये चल रहा है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो साइकिल चल रहा है, जैसे कि पहले उसने कुछ थिंक किया, उसके बाद उसको एनजाइटी का लेवल हुआ, अगर जब तक उसने उसको कंट्रोल नहीं किया तो एनजाइटी का लेवल क्या होता है? बढ़ता चले जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? उसका रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा जैसे कल्चर और इस पे ज़्यादा वो करने लगेगा, ध्यान जैसे बोलते हैं ना, उस पे रिचुअलिस्टिक मतलब धर्म धर्म की ओर को ज़्यादा इस तरीके के व्यवहार करने लगेगा, ताकि वो उसको रिलीफ मिले, मतलब एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ दूसरे तरीके वो
अपनाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है और जो रिलेशनशिप होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं। एक होता है नॉर्मल रिचुअलिस्टिक और एक होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में वो करने लगता है। तो ऑब्सेसिव जो आइडियाज़ जो होते हैं माइट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो सकता है ऑब्सेशन में? इसमें ऑब्सेसिव यानी कि ओसीडी देख रहे हैं ना हम, तो ओसीडी में जो ऑब्सेशन जो आइडियाज़ होते हैं वो ऑब्सेसिव वो होते हैं फियर। किसके लिए? जर्म्स और इलनेस, यानी कि उसको लगता है कि वो कोई जर्म्स के कांटेक्ट में ना आ जाए, उसको कोई बीमारी ना हो जाए। अगर वो इसके कांटेक्ट में आएगा तो बीमारी, तो वो हर समय उसको डर बना रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड के एग्जाम्पल में था ना कि कोविड का कहीं अगर हम लोग उसके टच में आ गए कोविड के वायरस के, तो कहीं उसको भी तो बहुत कुछ प्रिकॉशन ले रहे थे। तो इसको नॉर्मल में भी ऐसा फियर होता रहता है। ठीक है, फिर एंजाइटी अबाउट द डेथ और हार्म टू लव वन। ठीक, अब उसको क्या लगता है, चिंता बनी रहती कि अगर वो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जो उसके पास है उसकी डेथ को सोच के भी उसको, या उसको कोई परेशानी ना हो जाए, कोई हार्म ना हो जाए, उससे उसको चिंता बनी रहती है उसके लिए। अग्रेसिव और रिचुअलिस्ट इंट्रस्टिव थॉट्स, इंट्रस्टिव थॉट उसको आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि अग्रेसिव मतलब होता है एक अग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक जो होता है ना, और इंटरेस्टेड थॉट यानी कि जो उसके लाइफ में दखल देते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसे उसको थॉट आते हैं। ठीक है, अग्रेसिव मतलब कुछ गलत वाले, मतलब जिसमें कि किसी को मार देना, जब तक कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे चैन नहीं आएगा, या ये क्यों हो रहा है, तो अग्रेसिव होना नेचर उसका, आक्रामक आक्रामक। ठीक है, और फिर नीडिंग थिंग टू लुक अ सर्टन वे। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि देन ये जो होता है एक निश्चित तरीके से जो होती है इसको देखने की ज़रूरत होती है सर्टन वे में, मतलब किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से हम उसको ले रहे हैं। फिर ऑब्सेसिव थॉट रिजल्ट कंपल्सिव बिहेवियर। अब जो थॉट आए थे तो अब उसमें बिहेवियर क्या क्या होगा, तो उसमें होता है जब कंप्लीटिंग थिंग इन द प्री डिटरमाइंड ऑर्डर और नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंपल्सिव में क्या, बिहेवियर में क्या होता है कि जो भी उसको थॉट आए थे तो वो क्या करता है, अब उसमें मतलब उसको मजबूर हो जाता है कि उसको वो एक्ट करे, यानी कि उसको जो भी वो आए थे, अब उसको ऑर्डर वे में वो नंबर ऑफ टाइम यानी कि बार बार उसको वो करे, या फिर वो ऑर्डर वे में करे। ठीक है, तरीके के साथ जो है अपना एक ऑर्डरली उसको काम करे, उसमें वो जब तक एक्ट नहीं करेगा उसको चैन नहीं आएगा। और काउंटिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टेप और बॉटल्स, और वो क्या करता है, मतलब ये भी एक कंपल्सिव बिहेवियर में आता है कि वो काउंट करने वाला, कि किसी ना किसी चीज़ों को वो हर समय काउंट करता रहेगा कि अभी इतनी थी ये अब इतनी कैसे रह गई, इस तरीके से वो काउंट करना, उसको काउंटिंग वाली भी प्रॉब्लम होने लग, मतलब एक्ट होता है इसमें। और फियर ऑफ शेकिंग हैंड्स, और उसको हाथ मिलाने से भी डर लगता है। तो ये तो कंपल्सन हो गया ना, कि इस तरीके के जो कंपल्सिव बिहेवियर में आता है। यूजिंग द पब्लिक रेस्ट रूम, और जो पब्लिक रेस्ट रूम में, और टचिंग डोर नॉब्स, जैसे पब्लिक उसमें जाएगा, जैसे कहीं वेटिंग एरिया में है, पब्लिक एरिया में है, तो उसको डर लगता है, शेक हैंड नहीं करेगा, करने में उसको डर लगता है कि कहीं उसके हाथ गंदे होंगे तो मेरे को जम्स आ जाएंगे, और उसको ऐसा लगता है। और जहाँ पे पब्लिक टच करती है ना, जैसे कि डोर हो गए और रेलिंग्स हो गई, तो वहाँ पे उसको टच करने में भी थोड़ा वो रहता है, मतलब फियर रहता है कि यहाँ से कहीं मुझे भी इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, इसको पब्लिक ने टच किया, मतलब वो इस तरीके से उसके मन में आता रहता है। चेकिंग एंड रीचेकिंग, और क्या रहता है, एक तो होता है चेक करना जो हम लोग भी करते हैं, और एक होता है बार बार चेक करना किसी काम को, जैसे कि डोर हो गए, डोर के लॉक हो गए, लाइट हो गई, उसकी स्विच ऑन है कि ऑफ है, वो बार बार जाके देखेगा। हम एक बार में तसल्ली कर लेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, उसको बार बार चेक करेगा। ठीक है, फिर है रिकरेंट ऑब्सेशन और कंपल्सिव दैट आर द सीवियर इनफ टू बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अब ये जो ओसीडी वाले जो बिहेवियर है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि वो और कुछ काम नहीं कर पाता, बस इसी में ज़्यादा लगा रहेगा, और जब तक सोच विचार आते रहेंगे, जब तक उसमें एक्ट नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा उसका। टू कॉज मार्क डिस्ट्रेस एंड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, तो इससे क्या होगा, काफ़ी उसको ये सीरियस वाली प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट वाली कंडीशन उसको होगी लाइफ में। ठीक है, फिर अनवांटेड रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न,
जो सॉरी अनवांटेड रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न और मेंटल जो एक्ट है दैट आर इंटेंडेड टू रिड्यूस एंजाइटी। ठीक, अनवांटेड रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न क्यों हो रहा है उसको, जो ये जो बार बार वो कुछ रिपीट कर रहा है ना, अपने बिहेवियर को एक्ट कर रहा है, और उसका जो मेंटल एक्ट है, यानी कि जो उसको दिमाग उसका जो एक्ट कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, स्टिमुलेट उसको करता है, तो उससे क्या क्यों कर रहा है वो, अपनी इससे क्या होगा, उसकी एनजाइटी जो उसकी चिंता फिक्र थी उसको कम करने के लिए कर रहा है, ना कि नॉट टू प्रोवाइड प्लेजर और ये क्या नाम है, ग्रेटिफिकेशन। यानी कि कोई खुशी के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी खुशी या अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसके लिए कर रहा है, अपनी एनजाइटी को कम करने के लिए, जो चिंता उसे हो रही है उसको कम करने के लिए। कोई वो जानबूझ के बड़ी खुशी उसको हो रही इसलिए नहीं कर रहा है कोई भी एक्ट। ठीक है, फिर है ड्राइविंग द रिस्पॉन्स टू द एन ऑब्सेशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन ओन रूल्स। ठीक है, अब पर्सन ओन रूल जो होता है, मतलब जो पर्सन होता है वो अपने ही नियमों के अनुसार चलाता है कि मुझे ये करना, उसके खुद के रूल होते हैं, कि मुझे ऐसा करना है, इसको तरीके से रखना है, या ये करना है, जो कुछ भी काम करना है उसके खुद के रूल होंगे, खुद की मैनेजमेंट होगा उसका। दैट मस्ट बी अप्लाइड रेडिली रिजिडली रिजिडली होता है, यानी कि वो अपने तरीके से उसको फिर अप्लाई करता है खुद ही के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, द इंडिविजुअल फील कंपेल टू द परफॉर्म सर्टन रिपीटेड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन द रिस्पॉन्स टू अ मेंटल ऑब्सेशन। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये है इंडिविजुअल जो फील करता है, मतलब वो क्या होता है, मजबूर होता है कुछ सटन एक्टिविटी को बार बार करने के लिए, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को भी करने के लिए उसको, मतलब एक तरीके से वो मजबूर होता है कि मुझे ये करना है, ताकि किसके लिए, किसके रिस्पॉन्स में करता है वो, मेंटल ऑब्सेशन, क्योंकि उसको बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए उसका जो बिहेवियर होता है वो रिचुअलिस्टिक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसको कर्म कांडों में ज़्यादा वो बिजी रहने लगेगा कि ऐसा ना हो, है ना, पूजा पाठ करना या इधर उधर पूछा-ताछी करना, इस तरीके के भी बिहेव उसके अंदर होने लगेंगे। तो ऑब्सेशन अनवांटेड जो होता है, इंट्रूसिव और परसिस्टेंट आइडियाज, थॉट्स और इम्पल्सेस, इमेजेस और अकर रिपीटेडली एंड रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट एंजाइटी और डिस्ट्रेस। ठीक है, जो ये अनवांटेड है, यानी कि मतलब अवांछित है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि यही सबकी मीनिंग यहाँ पे है, तो आप इसे देख सकते हैं, ये है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में क्या होता है, अवांछित दखल देने वाले निरंतर विचार, आवेग या छवियाँ जो कि बार बार घटित होती है और जिसके परिणामस्वरूप महत्व चिंता या परेशानी होती है। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस उसके दिमाग में आएंगी, कुछ इम्पल्सेस जो उसके ब्रेन तक पहुंचती हैं, और उसके जो सोच विचार होते हैं, जो कुछ उसके आइडियाज़ होते हैं, तो जो उसको क्या करते हैं, हमेशा डिस्टर्ब से करते हैं। ठीक है, और वो उसकी जो एंजाइटी होती है, यानी कि जो चिंता फिक्र होती है, वो क्या होती है, उसके वजह से बढ़ती है। तो चिंता जितना वो सोचेगा उतनी उसकी चिंता क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी एंजाइटी। ठीक है, फिर एक कॉमन ऑब्सेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो होता है कंटामिनेशन का ऑब्सेशन, मुझे तो कहीं ये फियर होता है, उसको डर होता है जर्म्स का, कि कहीं मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं गंदगी से डर होता है उसे, कि यहाँ पे छूने से मेरे को भी ये गंदगी हो जाएगी, मुझे भी मेरे यहाँ पे मैं बैठूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ पे ज़रूर से जर्म्स हैं। केमिकल्स का डर होता है, एड्स का डर होता है, कैंसर का डर होता है, कहीं ऐसे जर्म्स मेरे अंदर ना आ जाए कि मुझे कहीं एड्स ना हो जाए, मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए, कोई केमिकल मेरे लिए हार्मफुल ना हो, तो ये कंटामिनेशन का उसको डर रहता है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण जिसे बोलते हैं ना। फिर है सिमेट्री और सेमेस्ट्री और एग्जैक्टनेस, यानी कि जो भी वो करता है एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए टाइप का, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड टाइडी तरीके से। ये तो खैर अच्छा वाला है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वे में भी ये नहीं होना चाहिए, तो दूसरी लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, अपने अदर काम डिस्टर्ब हो देंगे फिर इससे। तो बिलोंगिंग है, स्पोकन और राइटिंग वर्ड्स है, जो भी वो लिखता है या फिर वो जो उसकी चीज़ें होती है उसको ऐसे संभाल के रखना कि वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, अगर वो बात कर रहा है वो भी प्रॉपर, राइटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके वर्ड सिमेट्रिकल होने चाहिए, इस तरीके का वो एक। और बहुत ज़्यादा जब तक वो नहीं होगा तब तक वो उसको रिपीट करता रहेगा, द वे वन मूव टू कंप्लीट एक्शन। ठीक है, तो ये जो होता है वो इस तरीके से अपने पूरे काम करता है जब तक कि उसको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसका टाइम बहुत वेस्ट होगा। फिर है डाउटिंग। फिर इसमें क्या होता है, जो
वेदर अप्लायंस द टर्न ऑफ डोर आर लॉक्ड। अब इसमें इसको डाउट रहता है। डाउट मतलब एक मतलब उसको रहता है ना कि संदेह करना, जैसे हिंदी में देखिए संदेह यानी कि डाउट। डाउट का मतलब होता है कि ये मैंने कहीं ये ऑफ किया था कि नहीं। जैसे कि कोई उसके पास कोई उपकरण है, यानी कि कोई एप्लियंस है, कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई कुछ भी है, उसको लगता है कंप्यूटर है, कुछ भी सीसीटीवी का ऑपरेटर कर रहा, ऑपरेट कोई चीज़ कर रहा है, तो मैंने उसको टर्न ऑफ किया था कि नहीं। ये क्या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्लियंस, तो उसको लगता है। और डोर आर लॉक, मैंने डोर बंद किया था कि नहीं। लॉ और रिटर्न वर्ड्स इज एक्यूरेट है कि नहीं, इस तरीके का उसके अंदर डाउट रहता है। ठीक है। अग्रेसिव इम्पल्सेस और थॉट ऑफ द स्टेबिंग वन चिल्ड्रन। अब ये तो देखिए बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा था कि एक पर्सन था जो कि पढ़ा लिखा प्रिंसिपल से रिटायर था। वो भी उसको ऐसा वो बोलता था कि मुझे अपने नाती नतनों को देख के, यानी कि जो उसके बच्चे के बेटे के 2 बच्चे थे, तो उनको मुझे लगता है कि मैं इनको मार दूँ। वो मुझे प्यार करते, मेरे पास आते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं इनको मार दूँ। तो ये वाली फीलिंग आ गई थी। तो ये होता है, ये ऑब्सेशन वाला आ रहा था ना। तो इसमें कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है करके। तो इसमें क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है, ऐसे सोच आते हैं कि मैं अपने इन जो बच्चे हैं इनको इनको चाकू मार दूं, या फिर पुश कर लव वन को अपने धक्का देने का ट्रैफिक में। तो इस तरीके से उसको गलत गलत भी वो आते हैं थॉट्स। ठीक है। द नीड टू हैव थिंग इन सर्टन ऑर्डर सर्टन प्लेस। तो क्या होता है कि एक निश्चित ये जो हमें क्या करना होता है, नीड टू हैव थिंग्स इन सर्टन ऑर्डर। तो क्या करने की ज़रूरत होती है कि सर्टन ऑर्डर में सर्टन प्लेस पे उसको रखने की ज़रूरत है। ऐसा उसे लगता है कि ये जो मैंने रखा है ये ऑर्डर वे में नहीं रखा, उसको फिर से हटाएगा और उसको फिर से ऑर्डर वे में रखेगा, और उसको लगता है ये प्लेस सही नहीं है, दूसरे प्लेस में रखना है। इस तरीके के भी उसको थॉट आते हैं अपने घर पे या अपने ऑफिस पे, जहाँ पर भी उसका वर्किंग प्लेस है। तो इससे टाइम कंज्यूम बहुत होगा। एक्सीडेंट, हार्म टू अदर, फियर ऑफ कंटामिनेटिंग और जो पॉइजनिंग अ लव वन। उसको इस जो ये एक्सीडेंटल हार्म टू अदर, तो मतलब है कि अदर्स जो होते हैं ना, उसको लगता है, उसको इसका भी डर लगता है कि कहीं दूसरों को जो है उससे ये जो कोई वो कंटामिनेशन ना हो जाए, कोई उसका जो लव वन है, उसके जो नियरेस्ट है, उनको कोई पॉइजन ना दे दे। मतलब उनको खतरा रहता है, डर रहता है कि परिजन को दूषित करने का या उनको जहर देने का, वो जो भी उसके लव वन है। ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट और फायर, कहीं उनका कोई किसी से कोई दुर्घटना ना हो जाए, या इस तरीके का उसको डर लगता है। ठीक है। जान ना चली जाए। फिर है रिलीजन। रिलीजन में वही रिचुअलिस्टिक बिहेवियर उसका होने लगता है। और अदर मिसक्लेनियस ऑब्सेशन में उसको होने लगती है कि जैसे लकी और अनलकी कलर, कुछ कलर को वो अनलकी मानता है, कुछ को वो लकी मानता है, कुछ नंबर्स होते हैं जिसको वो लकी मानेगा, उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करेगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, इसमें भी ज़्यादा उसका ध्यान रहता है। ठीक है। और एक ये भी होता है कि वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इसका भी बड़ा ऑब्सेशन रहता है उसको, कि एक्सेसिव शावरिंग, बहुत ज़्यादा जो होता है उसको लगता है ज़्यादा शावर मतलब वॉश करना है अपने को। हैंड वॉशिंग का रहता है, हाउस क्लीनिंग का रहता है, एक सफाई का, जिसे कहता नहीं सफाई का, इसको ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। और ओसीडी है, तो ये वही वाला है कि सफाई हर समय करते रहना है, कि ये ठीक से नहीं है। जब तक वो काम नहीं कर लेंगे, सफाई नहीं कर लेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये वाला चीज़ रहता है चेकिंग का, जो कि हमने भी देखा था। ठीक है। बार बार चेक करना चीज़ों को, काउंट करना, कि परफॉर्म करना, मतलब उनको कोई भी चीज़ों को ठीक से काउंट करना। परफॉर्मेंस ऑफ द इवन और ऑड नंबर, उसको प्रेफरेंसेस ऑफ, उसमें प्रेफरेंस देता है किसमें, ऑड और इवन नंबर को। और टेबुलेटिंग फिगर, टेबुलेटिंग फिगर का मतलब उस फिगर में रख के उसको वो कलेक्ट करता है। जैसे कि कुछ इस ट्रिब्यूटिंग फिगर का मतलब होता है कि जो भी नंबर और जो भी आपको डेटा कलेक्ट करा है, उसको आपने ट्रिब्यूल और रॉ में, यानी कि आपने कॉलम में और रॉ में उसको बनाते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि वो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होते हैं वो आप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, एनालिसिस मतलब मिलान। तो इससे ये होता है, तो वो ये बना के रखने के लिए, एक फिगर को मेंटेन करने के लिए इसका भी यूज़ करता है। तो काउंटिंग में ज़्यादा ध्यान होगा तो टाइम वेस्ट होगा उसका। रिपीटिंग एक्शन और थॉट्स, बार बार उसको क्या होते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक। तो इसमें भी टाइम वेस्ट, थॉट्स तो सभी को आते हैं, लेकिन हमको भी आते हैं, तो हम नॉर्मली काम करते हैं। वो उसको एक्सेसिव वे में जब तक नहीं करेगा तब तक करता ही रहेगा। तो एक मेंटल डिसऑर्डर है। नीड टू बी आस और
कन्फेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रिक्वेस्टिंग और डिमांडिंग अश्योरेंस फ्रॉम अदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसको ये यहाँ पे पूछने और कबूल करने की आवश्यकता, दूसरों से अनुरोध करना या आश्वासन मांगना, ठीक है। मतलब नीड आस्क टू कन्फेस, दूसरों से मतलब एक तरीके से अश्योरेंस, अपने को सुरक्षित मान लेना। जब तक कि वो उसको अश्योर नहीं करेंगे तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो मतलब वो उसमें रिक्वेस्ट करेगा या उनसे डिमांड करेगा अपने अश्योरेंस होना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, अदर्स से। फिर है होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ को कलेक्ट करके रखना, जैसे कि ज़्यादा कुछ, जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, जैसे ये लिखा ना पर, कुछ बुक्स हो गई, क्लोथ हो गए, मैगजीन्स हो गई, इसकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कलेक्ट करना। फिर ये यही सब है। फिर ऑर्डरिंग एंड आर, ये कॉमन कंपल्सन और कंटिन्यू देख रहे हैं। ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग वही हो गया, अरेंज करके रखना, सीक्वेंस वे में रखना। रिपीटिंग और फ्रेजेस और प्रेयर्स टू वन सेल्फ, ठीक। रिपीटिंग वर्ड्स, किसी वर्ड को रिपीट करना, उसको लगता है ये प्रेयर, ये वर्ड मेरे लिए लकी है, या ये प्रेयर मेरे लिए लकी, तो उसको बार बार रिपीट करना। तो इस तरीके का भी बिहेव में आ जाता है। एपिडेमोलॉजी क्या होती है इसमें, ओसीडी जो होता है अफेक्ट अडल्ट 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 1 से लेकर 3% तक पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड रहती है, ठीक है, उनमें प्रभावित रहती है। इक्वली कॉमन होता है ये मैन और वुमेन दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। और सिंगल पीपल आर अफेक्टेड मोर देन मैरिड, तो जो मैरिड है वो तो अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं, लेकिन जो सिंगल है, अनमैरिड है, उसको ज़्यादा ये वाले प्रॉब्लम होने लगती है ओसीडी की, ठीक है। सिम्टम ऑफन बिगिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और ये जो सिम्टम होते हैं ये कब से स्टार्ट होते हैं, जब वो छोटा बच्चा था, तो चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं, बट इट डायग्नोज मोर ऑफन इन अडल्टहुड, और ये जब पहले तो चलो होता है, लेकिन अगर ये बाद तक भी रह रहा है तो फिर इसको ओसीडी में, अडल्टहुड तक भी रह रहा है तो फिर इसको ओसीडी डायग्नोज किया जाता है, तब माना जाता है कि इसको ओसीडी है, क्योंकि पीछा ही नहीं छोड़ता उसका ना, वो बड़ेपन तक वही आदत बनी रहती है। एंड डिप्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज़ आर कॉमन, तो इसमें क्या रहता है, डिप्रेशन भी होता है, एनजाइटी होती है, और सब्सटेंस अब्यूज़ भी इसमें देखने को मिलती है, कि अपने को रिलैक्स करने के लिए वो कुछ ना कुछ लेगा, जिससे कि उसको आराम से ये सोच विचार ना आए, टेंशन ना हो, ठीक है। और ये इस तरीके का ये होता है। फिर है कॉर्बिडिटीज़, का मतलब होता है कॉर्बिडिटीज़, तो मतलब हो गया कि कोई डिजीज़ मेडिकल कंडीशन दैट द सिमिल्टेनियसली प्रेजेंट इन अनदर ऑफ अदर इन अ पेशेंट, ठीक है। अनदर मतलब अदर्स इन अ पेशेंट, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो ले रहा है, क्या कुछ इस तरीके की, तो वो ये कॉमन होता है, यानी कि डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ आर द कॉमन कॉम्बॉर्बिडिटीज़, ठीक है। ये डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन जो कि क्या करती है, सिमिल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट रहती है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी उसको होगी जिसके साथ उसको एक मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा इसका। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके ओसीडी के, सबसे पहले तो अननोन होगा। अननोन का मतलब होता है जिसका कुछ पता नहीं है। फिर इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, कि रिस्क फैक्टर में देखेंगे तो रिस्क फैक्टर जो होता है ये उस जिसके भी ये रिस्क फैक्टर में आएगा ना, तो उसमें ओसीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ओसीडी डेवलप क्यों होती है, उसका सबसे पहला कारण तो अननोन है, ठीक है। और जो कोई रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें, तो वो क्या कर सकते हैं, ओसीडी को डेवलप करने में ज़्यादा अपना एक्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री और उस ऑफ ओसीडी, यानी कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा हो तो बच्चों को भी होगा। और जो ब्रेन का जो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं उसका वेरिएशन, उसमें अगर है स्ट्रक्चर वेरिएशन, उसकी वजह से भी ये होता है। टिक्स, यानी कि रैपिड मसल ट्विस्टिंग इसमें होगी, यानी कि तो उसकी वजह से भी होता है। और डिप्रेशन की वजह से भी होता है, एनजाइटी की वजह से होता है। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कि घर में कोई ऐसी ट्रॉमा, मतलब कोई ट्रॉमा मीन कोई भी इवेंट्स मतलब जो
थोड़ा सा दर्द दे रहा है, दुखदाई है, उसके वजह से भी होता है, ठीक है। अनप्लेजेंट जो मोमेंट होते हैं उनके। फिर इसके कॉजेज़ में यही है, जो रिसर्चर्स हैं वो डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट कॉज, जैसे कि हमने देखा रिसर्चर्स को भी कुछ पता नहीं कि एग्जैक्ट कॉज ओसीडी का क्या होता है कभी कभी, बट दे थिंक सीवियर सेवरल फैक्टर, लेकिन वो समझते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं ओसीडी को, ठीक है। जिसमें कि जेनेटिक, ऐसे आप लिख सकते हैं हेडिंग वाइज कि जेनेटिक्स हो सकता है कि जो इसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स और सिबलिंग होते हैं, यानी कि भाई बहन और माता पिता, अगर उनको ये है जेनेटिक में कभी किसी को रहा है ऐसा जीन प्रेजेंट है मदर या फादर में, तो बच्चों को भी ये डेवलप हो सकता है ये वाली कंडीशन, तो वो हाई रिस्क में आते हैं इसके, ठीक है। ओसीडी के उनको हाई रिस्क रहता है, हाई रिस्क इन द रिलेटिव्स ओसीडी इन द चाइल्ड और एज अ चाइल्ड और टीनेजर, ठीक है। तो यही है, किसी यदि किसी जो रिलेटिव हैं उनमें बच्चे या ये जो अडल्टहुड, ये जो चाइल्डहुड है, चाइल्ड या टीनेजर्स में जो होता है ओसीडी होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर उनके पेरेंट्स में किसी को रहा है तो वो इंक्रीज रिस्क हो जाता है उनको, कब, चाइल्डहुड से टीनेजर तक आने में। और फिर अगर वो वहाँ पे उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो एक डेंजर रूप ले लेता है। दूसरा हो गया जेनेटिक के बाद ब्रेन चेंजेस। तो ब्रेन चेंजमेंट में क्या होता है कि जो इमेजेस हैं जो उन्होंने उनसे पता चला है, यानी कि इमेजेस का मतलब पता ही है आपको, जैसे एमआरआई वगैरह और जो भी ब्रेन स्टडी करते हैं उसमें, तो ये डिफरेंसेस इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। तो जो फ्रंटल लोब होता है और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन के उस ये जो पीपल के जो ब्रेन होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंसेस रहता है, ठीक है। ओसीडी ऑल्सो एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ओसीडी क्या होती है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी देखी जाती है, जिसमें कि क्या होता है, अफेक्ट सिमिलर एरिया ऑफ योर ब्रेन, यानी कि जिस तरीके का जो ओसीडी हो रही है, मतलब ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट उससे अफेक्टेड हो रहा है, तो उसके वजह से जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसके वजह से ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, जिसके वजह से ओसीडी की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि ब्रेन का ही कोई ना कोई चेंजेज हो रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब वो देखिए इसमें आप इसमें क्या क्या हो सकता है, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, ट्रीमर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ट्रीमर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ये इसमें क्या होता है, जो ये जो ट्रीमर्स होते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, शोइंग ऑफ मूवमेंट, यानी कि कप कपाना टाइप का हाथ पैर वगैरह ना, तो ये पार्किंसन डिजीज़ है, यानी कि ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो ये एक डिसऑर्डर होता है। इसमें स्टिफनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्किंसन डिजीज़ होती है इसमें। और जो होता है इसमें होता है टॉर्टेज सिंड्रोम होता है, ये जो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये भी, जो कि सडन अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड रैपिड एंड रिपीटेड मूवमेंट हो जाता है बॉडी में, जो कि वो खुद नहीं चाह रहा लेकिन रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है, और वॉइस साउंड भी उनकी जो होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो इसको बोलते हैं टिक्स बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से जो होता है ब्रेन के चेंजेस से ये भी होता है। और एपिलेप्सी, ब्रेन में अगर चेंजेस होता है तो एपिलेप्सी की कंडीशन भी होती है। तो इस तरीके का आप इसमें लिख सकते हैं कि ओसीडी जो होती है न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उससे भी जुड़ी रहती है, ठीक है। फिर है पेंडास सिंड्रोम, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो पांडास करके भी कभी वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो पांडास का फुल फॉर्म होता है ये पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज़ डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ द कंडीशन दैट इज़ द अफेक्ट द चिल्ड्रन। ये एक क्या होता है, पांडास ग्रुप ऑफ कंडीशन होती है, इसमें बहुत सारी कंडीशन इन्वॉल्व रहती हैं जो कि चाइल्डहुड को क्या करती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि किसके कांटेक्ट में आया होगा, इन ये स्टेप इन्फेक्शन की, जैसे कि इसमें आप स्टेप थ्रोट्स बोल सकते हैं, यानी कि जो सोर थ्रोट होता है, और स्कारलेट फीवर होता है। स्कारलेट फीवर का मतलब होता है जो फीवर के साथ साथ जो छोटे छोटे रेड रेड रैशेस देखे जाते हैं पूरे बॉडी में, उसको बोलते हैं। तो ओसीडी वन ऑफ द दीज कंडीशन, तो ओसीडी जो होता है इनमें से जो होता है ये इन्हीं जो कंडीशन होती है उसमें से एक ये कॉज भी हो सकता है पंडास का, ठीक है। तो ये आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर है चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक कॉज होता है जिसमें कि कभी बच्चे को क्या हुआ कि कोई ट्रॉमा हुआ होगा उसके चाइल्डहुड
के टाइम में। तो जैसे कि अब्यूज़ हो गया या नेगलेक्ट, यानी कि बच्चे को नेगलेक्ट किया गया या उसके संग कोई अब्यूज़ किया गया, तो अब्यूज़ मतलब वही बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। तो उसके वजह से भी कभी ओसीडी आता है, जो कि टीनेजर्स के चलते चलते फिर अडल्टहुड में भी बना रहता है। तो इसके सिम्टम क्या होंगे? मेन सिम्टम इसमें वही है, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। थॉट आने फिर उसमें एक्ट करना, यही होता है जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ को वो इंटरफेयर करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं प्रिवेंट योर गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम। तो ये प्रिवेंट करता है आपको, अगर जिसको भी ओसीडी होता है उसके और अदर वर्क नहीं हो पाते हैं डेली लाइफ के, क्योंकि वो इसी में उलझा रहता है ज़्यादातर। ठीक है, और मे हैव ट्रबल गेटिंग रेडी टू बेड, मतलब उसको छोटे मोटे काम करने में भी जो होती है प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि एक बेड को प्रिपेयर करना, उसमें भी उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा? ये नॉर्मल से ज़्यादा। तो इस तरीके का भी ये देखने को मिलता है इसके सिम्टम में। ठीक है, यू मे नेम द सिम्टम, यू मे नो दैट दीज सिम्टम आर जो होते हैं प्रॉब्लमेटिक। अब प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकते हैं? जो कि डेली लाइफ को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि एक काम में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो दूसरा काम नहीं हो पाएगा, तो पीछे रह जाएंगे ना, तो इसलिए वो डिस्टर्ब करते हैं। बट ये यू कांट स्टॉप देम, तो इसको क्या नहीं कर सकते हैं? स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आप इसको, ये जो प्रॉब्लम है ना ओसीडी वाली, इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। और सिम्टम ऑफ ओसीडी में कम एंड गो, ये जो ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं, वो आते जाते रहते हैं। इजी ओवर टाइम टू और वर्सन ओवर टाइम। ठीक है, इसको कंट्रोल अगर ये टाइम से कंट्रोल कर दिया तो कर भी सकते हैं, और नहीं तो बाद में अगर इसमें ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें कि समय के साथ अगर आपने इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो ये कम हो जाएंगे, लेकिन ये अडल्टहुड तक पहुंच गए हैं तो फिर ये इसका जो होता है वो कैसे हो सकते हैं? बिगड़ सकते हैं सिम्टम। ठीक है, इफ़ यू और योर चाइल्ड हैव सिम्टम ऑफ ओसीडी, अगर किसी के बच्चों को भी, उनको भी ओसीडी है, आप तो उसमें इंटरफेयर होती है पूरी उनकी लाइफ, डेली लाइफ। ठीक है, तो ये है कि फिर उनको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ओके, देन ओस ऑब्सेशन इन ओसीडी। तो ऑब्सेशन इन अनवांटेड, ये सब हमने अभी देख लिया था कि इसमें ये एंजाइटी होती है, अनवांटेड थॉट्स आते हैं। ओसीडी कंट्रोल दीज थॉट्स, जो ओसीडी के जो ये थॉट आ रहे हैं, इसको पीपल अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मोस्ट पीपल विथ ओसीडी रियलाइज द जो दैट दीज थॉट आर इलॉजिकल और इरेशनल। तो सभी मतलब मोस्टली पीपल समझ जाते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मुझे ये जो थॉट आ रहे हैं ये इलॉजिकल है, इसका कोई रीज़न नहीं है, और ये इरेशनल है। कि बहुतों को समझ में आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, प्रिंसिपल कोई थे जो रिटायर हो चुके थे, तो वो समझ में आ रहा था उनको कि ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने इसका ट्रीटमेंट लिया था। तो ये है फियर ऑफ कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विथ परसीव कंटामिनेटेड सब्सटेंस सच एज द जम और डट। फियर ऑफ कमिंग इनटू, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये एक एग्जाम्पल है कि एक थॉट आना कि मुझे कहीं जम या कोई गंदगी से कोई बीमारी ना हो जाए, तो वो उनसे क्या करेंगे? दूर रहेंगे, उनसे उनको डर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है फियर ऑफ कॉजिंग हार्म, उनको ये डर रहता है कि उसके वजह से उनको कोई हार्म ना पहुँचे। तो वो ये उनको हमेशा रहता है कि बिकॉज यू आर नॉट केयरफुल इनफ और यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन अ वायलेंट इम्पल्सेस। ठीक है, तो इसलिए उनको रहता है कि हम इसके लिए अवेयर नहीं हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? उसको उनको इसका डर रहता है, फियर ऑफ कॉजिंग हार्म। ठीक है, तो कि इनके वजह से मुझे कोई खतरा हो सकता है, वॉयलेंट इम्पल्सेस हो सकती हैं। तो इनको क्या रहेगा? खुद को या किसी को नुकसान पहुंचाने का डर, क्योंकि आप पर्याप्त सावधान नहीं हैं या आप हिंसक आवेग में कार्य करने जा रहे हैं, तो ये डर रहता है उनको। जैसे मैंने प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था कि उनको फियर रहता था कॉजिंग हार्म, कि मैं किसी को, अपने को, टू योरसेल्फ यानी कि अपने को, या फिर कोई समवन एल्स यानी कि किसी दूसरे को मैं कोई कुछ हार्म ना पहुंचा दूं, या मेरे द्वारा कुछ उनको गलत ना हो जाए। तो बिकॉज यू आर नॉट केयरफुल इनफ, क्योंकि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ना इसके विषय में, मतलब केयरफुल नहीं हो पा रहे हैं इनफ
केयरफुल आप नहीं हो पा रहे हैं, यू आर गोइंग टू एक्ट, क्योंकि आपको क्या करना है, अब एक्ट करके ही आप संतुष्ट होंगे, तो ऑन अ वायलेंट इम्पल्स, क्योंकि जो आपकी इम्पल्सेस आ रही हैं वो वायलेंट वाली हैं कि आपको स्टिमुलेट हो रहा है कि मुझे ये काम करना ही है, तो इसलिए वो इससे भी डरे हुए रहते हैं कि कहीं मैं किसी को हार्म ना पहुंचा दूँ। अनवांटेड थॉट्स और मेंटल इमेजेस जो कि रिलेटेड टू सेक्स के से रिलेटेड क्या होंगे, उनको थॉट्स आएंगी और मेंटल इमेजेस होंगी जो कि अनवांटेड होगा। फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, और उनको डर रहता है कि कहीं उनके द्वारा कोई गलत ना हो जाए, मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। एक्सेस फिर उसके एक्सेसिव कंसर्न विथ मॉर्टेलिटी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। मॉर्टेलिटी का भी उनको खतरा रहता है बहुत ज़्यादा, गलत और ये सही होगा कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। सॉरी, मॉर्टेलिटी नहीं है, मॉर्टेलिटी तो मीन बीमारी होती है कि एक्सेसिव वे में उनको बीमारी होना, जम्स की वह उससे भी थॉट आना। लेकिन ये मॉरलिटी है, मॉरलिटी का मतलब होता है कि वो सोच रहे हैं कि ये मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं ये सही कर रहा हूँ, तो उन मेरा अंदर का कॉन्शियस क्या कह रहा है, तो एक एथिक कह सकते हैं इसको, तो वो एथिकली सही होगा कि नहीं, ये उनको लगता है। फीलिंग्स ऑफ डाउट्स और डिस्कस, उनको ये इसका भी डाउट रहता है, मतलब हमेशा वो कंफ्यूज से रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद है एक्सेसिव कंसर्न विथ योर सेक्सुअल आइडेंटिफाई, इसका भी उन्हें रहता है कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए भी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मतलब बॉय हूँ तो मैं इतना डरा हुआ क्यों, इस तरीके का भी उनको रहता है, ठीक है। सॉरी, नीड फॉर ऑर्डर, और उनको क्या रहता है कि नीटनेस तरीके से रखना है, सिमेट्रिकल वे में रखना है, परफेक्शन उनको चाहिए हर काम में। नीड ऑफ कांस्टेंट रीअश्योरेंस, और उनको क्या होता है कि जब तक वो उनको क्या रहता है, निरंतर आश्वासन मिलता रहे कि ये जो भी है सही है, तब तक का वो उसे करते रहेंगे जब तक वो आश्वस्त ना हो जाएंगे, अश्योर ना हो जाएंगे। तो ये तो थे ऑब्सेशन। अब कंपल्शन क्या होता है इन ओसीडी में? कंपल्शन जो होता है रिपीटेड एक्शन, जो भी थॉट आए उसमें रिपीटेटिवली एक्शन कर रहे हैं बार बार, ठीक है। फील लाइक यू हैव टू डू इजी टू गेट रिड ऑफ द ऑब्सेशन, जो भी उनको ऑब्सेशन आए थे तो उनको क्या होता है, वो भले ही उनको लगता है कि ये गलत है, लेकिन क्या हो रहा है, उनको ओसीडी में मजबूरियां दोहराए जाने वाले कार्य जो कि आपको लगता है कि आपको जुनून या कम करने का उनसे छुटकारा पाने के लिए करना ही होगा, ठीक है। नहीं तो जब तक वो नहीं करेंगे उनको क्या रहेगी, एनजाइटी रहेगी, तो वो क्या करेंगे, उसको करेंगे, वो काम को रिपीटेड करेंगे, बार बार करेंगे। और जो ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं वो डोंट वांट टू परफॉर्म दीज कंपल्सिव बिहेवियर, तो ठीक है, वो ओसीडी वाले जो होते हैं वो इसको परफॉर्म नहीं करना चाहते कंपल्सिव बिहेवियर को, डोंट गेट प्लेजर, उनको इसमें कोई आराम खुशी नहीं मिलती है करने में, बट दे फील लाइक द हैव द परफॉर्म देम टू एनजाइटी विल गेट वर्स, ठीक है। अगर वो जब तक इसको नहीं परफॉर्म करेंगे तो जो एनजाइटी होती है वो क्या हो जाएगी उनकी, और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी, मतलब और ज़्यादा उनको एनजाइटी होगी, जिसकी वजह से वो कंडीशन और ख़राब होगी, तो इसलिए उनको ये करना पड़ता है। कंपल्सन ओनली हेल्प टेम्परेली थॉट्स, ठीक है। अगर वो जब तक कंपल्सन यानी कि जो एक्ट है उसमें करेंगे तो उनको क्या हेल्प मिलती है कि उनके जो थॉट होते हैं वो टेम्परेली, मतलब उस समय के लिए वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनको थोड़ा आराम हो जाता है और एंजाइटी कम हो जाती है। ऑब्सेशन सून कम बैक, तो ये जो ऑब्सेशन होते हैं ये फिर जल्दी ही क्या हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। ट्रिगर अ रिटर्न टू द कंपल्शन, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती, कोई भी कंडीशन उनके सामने अगर वो वापस से वो कंडीशन आती है जिससे उनको चिंता होती है, तो दोबारा से फिर वो थॉट फिर आने लगते हैं, ठीक है। कंपल्शन आर टाइम कंज्यूमिंग, वही जैसे कि हमने पढ़ा था कि टाइम कंज्यूमिंग है कि गेट द वे ऑफ द इम्पल्सिव एक्टिविटीज़, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो वो है उनकी उससे प्रॉब्लम आएगी कि वो उसको नहीं कर पाएंगे ना, जो कि उनके लिए क्या हो सकती थी, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगी, तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। दे डोंट हैव टू मैच द कंटेंट ऑफ योर ऑब्सेशन, ठीक है। तो यही है कि जो कि उनके उससे मैच नहीं हो रहा है ऑब्सेशन से, जो कि उनका इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है, उनके लिए वैल्यूबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, उसको वो एक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। जो भी वो उनकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं उसमें वो बाधा पड़ती है कि वो उसको नहीं कर पाते। मैच द कंसर्न ऑफ योर ऑब्सेशन, जो कि उनके मैच भी नहीं हो पा रही, उनके जो भी
इम्पॉर्टेंट वर्क है। एग्जाम्पल्स में है जो अरेंजिंग थिंग, वही है अच्छी तरीके से लगाना थिंग्स को, और बार बार अपने शावरिंग लेना, सफाई करना, नहाना धोना, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके रखना, ठीक है। और ये जो रिपीटेड चेकिंग, मतलब बार बार चेक करना, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटली चेकिंग, बार बार चेक करना जब तक कि उनको आराम ना हो। तो ये जो होते हैं ये जब तक नहीं करेंगे ओसीडी वाले पेशेंट, तब तक का उनको चेंज नहीं आएगा। कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीअश्योरेंस, कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीअश्योरेंस तो चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे कोई रीअश्योरेंस करता रहे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। तो जब तक वो रीअश्योर नहीं होंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, ठीक है। रिचुअल रियलिस्टिक टू नंबर सच एज द काउंटिंग, जैसे हमने देखा था कि कुछ नंबर उनके लिए क्या होते हैं, लकी होते हैं, कुछ उनके लिए नहीं, ऐसा वो सोच लेते हैं। तो ये ऐसे भी उनके अंदर फीलिंग आने लगती है। रिचुअलिस्टिक कुछ धर्म इस तरीके की कि वो कल्चर से रिलेटेड या रिचुअली ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप के हो जाते हैं, रिलीजियस टाइप के हो जाएंगे, तो ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो काउंटिंग, डूइंग अ टास्क स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, और उनको लगता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में इसका एक टाइम पीरियड होगा कि इसी टाइम में इसको, इसी मुहूर्त में इस काम को करना है, इस टाइप का भी उनके अंदर फीलिंग आएगी। और एक्सेसिव प्रीफरिंग एंड अवॉइडिंग सर्टन नंबर, और वो क्या करते हैं, कुछ नंबर को अवॉइड करेंगे, और तो इस तरीके से जो उनके लिए लकी होता है उसको वो करेंगे, जो उनको लगता है ये लकी नहीं है उसको वो अवॉइड करेंगे। तो इससे भी उनकी जो होती है प्रॉब्लम आती है लाइफ में। सेइंग सर्टन ऑर्डर टू प्रेयर, और किसी चीज़ को वो बार बार रिपीट करेंगे, कुछ प्रेयर होती है, कुछ बॉर्डर होता है, उसको वो क्या करते हैं, अनरिलेटेड टास्क वाइल डूइंग अनरिलेटेड टास्क, जब वो कुछ अनरिलेटेड टास्क करते हैं तो कुछ वर्ड को और उसको वो रिपीट करते रहते हैं, जो कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरा काम सही हो जाएगा। Compulsion can also include the avoiding situation that trigger obsession, और जो ये कंपल्सन होता है ये कुछ जो सिचुएशन होती है उसको क्या करेगा, ये दूर करता है अपने से, उसको दूर रखता है, उसको लगता है कि ये जो कंडीशन होती है उसमें उसके पास आने से उसको फिर से ये ऑब्सेशन होने लगता है, जो भी मतलब उसके थॉट्स आने लगते हैं, तो इसलिए उसको वो अवॉइड करेगा। फॉर एग्जांपल जो होता है रिफ्यूजिंग द शेक हैंड, वो क्या करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं तो उसको क्या होने लगेंगे, थॉट्स आने लगेंगे, कहीं इनके हाथ में कुछ जर्म्स तो नहीं थे जो मेरे हाथ में आ गए। टच ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करने से जो पब्लिक प्लेस में होते हैं उसको डर लगेगा कि इसको सब पब्लिक ने टच किया है, मैं भी टच करूँगा तो मुझे कुछ हार्म हो जाएगा। अदर पीपल टच टू लाइक, और जैसे कि डोर वगैरह है ना, लॉक्स वगैरह, डोर है, इस तरह रेलिंग है, तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोज नहीं होता। देयर इज़ नो टेस्ट फॉर ओसीडी, डायग्नोज टेस्ट करने के लिए इसको कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसको डायग्नोज करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे सिम्टम देखते हैं, और फिर उसके मेडिकल और मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री लेते हैं, तब उसको वो डायग्नोज करते हैं। और प्रीवियस यूज़ क्राइटेरिया, और पहले उनका प्रोवाइडर्स यूज़ क्राइटेरिया एक्सप्लेन इन द, और ये जो DCM-5 होता है ना, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन, यानी कि DCM जो 5th है उसके अनुसार जो वो डायग्नोज करते हैं जो कि उसके क्राइटेरिया में आते हैं उनके सिम्टम, ठीक है। जब तो उस क्राइटेरिया में आता है हैविंग ऑब्सेशन कंपल्शन और बोथ, इस क्राइटेरिया में ऑब्सेशन कंपल्शन या दोनों ही आते हैं, जिसमें कि ऑब्सेशन और कंपल्शन जो होता है टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मोर देन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा अगर कोई एक काम में लगा रहा है टाइम एक्ट में, और वो ऑब्सेशन और ये जो कंपल्सन है ये क्या लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, ये क्राइटेरिया के अंदर आता है। ऑब्सेशन और कंपल्सन कॉज डिस्ट्रेस, ये इनके वजह से क्या होता है, चिंता, डिस्ट्रेस में मरीज जाता है पेशेंट, और उसकी जो पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ अफेक्ट करती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं घर के लिए या उसके परिवार के लिए वो भी अफेक्टेड होती है, और अदर लाइफ इवेंट्स भी उसके अफेक्टेड होते हैं। तो ये ऑब्सेशन कंपल्सन के वजह से के कारण अगर ये सब हो रहा है एक, तो वो डायग्नोज किया जाएगा फिर ओसीडी में। तो एक क्राइटेरिया 5 के इन वो दे रखे हैं कि ये क्राइटेरिया अगर आ रहा है इस तरीके का,
तो तब तो फिर उसको ओसीडी है, ये इसमें बताया गया है। तो जो सिम्टम जो होते हैं आर नॉट कॉज बाय द सब्सटेंस, और जो ये सिम्टम हो रहे हैं अगर उसको कोई सब्सटेंस ले रहा है वो, जैसे अल्कोहल हो गया, मेडिकेशन हो गया, या अदर मेडिकल कंडीशन है, अगर ये उनके वजह से नहीं हो रहा है तो भी ये ओसीडी में आएगा। क्योंकि एक तो होता है ना अल्कोहल की वजह से भी कोई इस तरीके के सिम्टम आते हैं, या कोई दवाई ली हो या कुछ, तो अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा उसके बाद भी ये हो रहा है तब तो फिर ये ओसीडी में आता है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, DCM-5 के अकॉर्डिंग। द सिम्टम आर नॉट एक्सप्लेन बाय अ डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और बॉडी इमेजेस। तो इनको इन वाली जो प्रॉब्लम बताई गई है इसके साथ उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इनके साथ इसके सिम्टम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब उससे ये मैच नहीं होते हैं, इस कहने का मतलब, ठीक है। इसके मैनेजमेंट क्या होंगे? मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ओसीडी का जो होता है साइकोथेरेपी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि इसको टॉक थेरेपी भी बोलते हैं ना, सिजोफ्रेनिया में पढ़ा था शायद, या एनजाइटी डिसऑर्डर में पढ़ा था, वो भी देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आजकल हम एनजाइटी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो ये भी ओसीडी भी एनजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें मेडिकेशन और साइकोथेरेपी देंगे, ट्रीटमेंट होता है इसका। और जो ट्रीटमेंट ये देखिए, इससे भी जो एक आपका वो वाला क्वेश्चन बन सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि टॉक थेरेपी जो होता है वो कौन सी होती है, फॉलोइंग ऑप्शंस में से टॉक थेरेपी है करके, तो वो बहुत सारी थेरेपी देंगे, आपको चूज़ करनी होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ा करिए कि जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आए। इफ़ दिस ट्रीटमेंट डजंट हेल्प your OCD symptom and your symptom are severe, in this treatment doesn't help यू प्रोवाइड रिकमेंडेड। अगर ये वाली आप ले रहे हैं और उससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है, आपके ओसीडी के सिम्टम में वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो सीवियर ही हैं, तब तो फिर आपको दूसरी जो रिकमेंड करवाई जाएगी डॉक्टर के द्वारा, जो कि थेरेपीज़ होती हैं, जो कि है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि TMS भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइकोथेरेपी फॉर ओसीडी ही हम देख रहे हैं, इसको हमने देख लिया अभी। ये हमने देख लिया ना अभी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आएगा, CBT इसको शॉर्ट में CBT बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प ड्यूरिंग CBT, जो थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं इसमें, और एग्जामिन एंड अंडरस्टूड योर थॉट्स एंड इमोशन, आपके थॉट्स को और इमोशन को वो समझने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में, तब उन्हें पता चलता है कि ये CBT है, ठीक है। तो CBT की हेल्प से वो इसको डायग्नोज करते हैं ओवर सेवरल सेशन, ठीक है, सेवरल सेशन लिए जाते हैं इसमें। CBT कैन हेल्प टू अल्टर हार्मफुल थॉट्स एंड स्टॉप नेगेटिव हैबिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, हर जो सिटिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है कि जो भी हार्मफुल थॉट्स हैं और जो कि नेगेटिव जो ये हैबिट्स हैं, इसको स्टॉप करना, इनको रोकना थॉट्स को, परहैप्स रिप्लेसेस विद देम द हेल्दियर वे टू कॉप, ठीक है। और जो हेल्दी तरीके से इनको निपटने के लिए उसमें तैयार किया जाता है, ताकि वो इन थॉट से और इनसे क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। फिर है उसके बाद है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, टाइप ऑफ CBT, ये भी एक CBT का टाइप होता है। और ये जो होता है ड्यूरिंग ERP, जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, जो डॉक्टर्स जो भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं उस फियर वाली सिचुएशन और इमेजेस उसके सामने लाते हैं, जिससे कि उसको फियर रहता है, थॉट्स आते हैं। तो उससे क्या होगा कि रेजिस्ट द अर्ज टू परफॉर्म अ कंपल्सन, और उसका जो कंपल्सन होता है, थॉट नहीं आएंगे तो वो कंपल्सन से भी उसको रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो जब थॉट्स ही नहीं आएंगे तो वो कंपल भी नहीं, कोई एक्शन भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं, थेरेपी में आस्क यू टू टच डर्टी ऑब्जेक्ट, तो थेरेपिस्ट क्या करेंगे, आपको जिसको भी ये प्रॉब्लम है उससे कहेंगे डर्टी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको छूने के लिए कहेंगे, जैसे रेलिंग हो गया, डोर हो गया, लॉक हो गए, बट देम स्टॉप यू
वॉशिंग योर हैंड, लेकिन वो उसके साथ में हाथ नहीं धोने देंगे, है ना, उससे रोकेंगे। तो बाय सेइंग इन अ फियर सिचुएशन, फिर उससे बोलेंगे ये जो फियर सिचुएशन है विदाउट एनीथिंग नेगेटिव हैपनिंग, उसको ये करने स्टेइंग सॉरी उसको क्या करेंगे, इसमें रोके रखेंगे कुछ देर तक का, मतलब, और विदाउट एनी नेगेटिव हैपनिंग, कोई भी नेगेटिव हार्म ना हो उसको, तब उसके द्वारा उसको सेफ जगह, मतलब सेफली उसको क्या करेंगे, रोक के रखेंगे कि उन्होंने छुआ और उसका उन्होंने हाथ धोने उसको नहीं दिया और काफ़ी देर तक उसको रोके रखा बिना हाथ धोए, ठीक है। तो इससे क्या सीखेगा वो कि एंड जो एंशियस थॉट आर जस्ट थॉट, तो जो भी वो थॉट करता है वो केवल थॉट है, कोई ज़्यादा वो नॉट नेसेसरली रियलिटी, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो जैसे हैं एक थॉट ही है, मुझे तो कुछ भी हेल्प इससे नहीं हुआ, तो ऐसा उनके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ACT वाला में क्या होगा, ACT हेल्प लर्न, और ये जो ACT होता है ये हेल्प करता है उनको सीखने में, कि उनको एक्सेप्ट करने में कि ऑब्सेसिव थॉट एज जस्ट थॉट, वो केवल थॉट है और कुछ नहीं है, ऐसा उसको लगता है, समझ जाता है कि ये थॉट अननेसेसरी आ रहे हैं। और ACT थेरेपी हेल्प टू लर्न लिव एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। उसको मीनिंगफुल लाइफ लेने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो OCD के बदले कोई मीनिंगफुल लाइफ उसको मिले, ठीक है। और और उसके बाद माइंडफुलनेस टेक्निक इसमें यूज़ की जाए, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, इसमें ये भी इसमें यूज़ की जाती है, जिससे कि उसको क्या होता है, इस सिम्टम को कंट्रोल करने में, रिलैक्सेशन देने में हेल्प होती है, ठीक है। फिर है सॉरी ये मेडिकेशन ऑफ OCD मेडिकेशन भी है, जिसमें कि SRIs हो गया, यानी कि सीरोटोनिन रिप्लेट, ये भी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि सीरोटोनिन रिप्लिटेक और इनिबिटर्स, ये जो होता है ये एंजाइटी डिसऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं मेडिकेशन को। इसमें ये जो होती है ये मेडिकेशंस की टाइप होती है, और इसमें ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट भी इसमें देते हैं, जो कि में ये हेल्प करती है OCD को कम करने में। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं, SSRI रिकमेंड करते हैं फॉर OCD के लिए, और उसमें मच हायर डोज देन दे डू एंजाइटी और डिप्रेशन, देन एट मच हायर डोज देन दे डू फॉर एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं ये उसको उन्हें जो ये जो डिप्रेशन की कंपैरिजन में बहुत अधिक मात्रा में क्या देना होता है, मतलब उसको ये डोज को निर्धारित करते हैं, ताकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन वाली कंडीशन कम हो, तो उस जितनी इनको ये होगी उसी के अकॉर्डिंग वो डोज को वो करेंगे, मेंटेन करेंगे कि कितना अमाउंट में उनको देना है, ठीक है। फिर इसकी जो ट्रीटमेंट होते हैं, फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें दिया जाता है SSR में, जो कि ये है, ये इसके नेम है फ्लुक्सा, ये जो फ्लोक्सोसिटाइन हो गया है, और फ्लूवोएग्जामिन हो गया है, पैरोक्सिटिन हो गया है, सेरोटेना, ये जो सेट्रालिन हो गया, ये सारी मेडिकेशन इसमें आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इट में टेक अप टू 8 to 12 वीक, 8 to 12 वीक तक का इसको लेना चाहिए फॉर दिस मेडिकेशन टू स्टार्ट वर्किंग। तो ये अपना मेडिकेशन जो होती है जहाँ से ये स्टार्ट करते हैं 8 से 12 सप्ताह तक ये समय ले सकती है उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इससे, कोई अपने को हम बचा सकते हैं क्या, तो इससे जो होता है यू कांट प्रिवेंट OCD से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बचा उससे हम दूर नहीं हो सकते, बट अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट हेल्प, लेकिन अगर ये जल्दी इसको डायग्नोज कर दिया जाए और ट्रीटमेंट ले लिया जाए, मतलब अर्ली एज में, तो क्या होगा, ये इसके जो सिम्टम होते हैं वो कम हो जाएंगे, और इस जो ये जो इसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में वो भी कम हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी जो प्रोग्नोसिस की बात करें, कितना ये बढ़ सकता है, घट सकता है, इसका अगर आउटलुक देखें, तो इसमें जो OCD होता है ये वेरी करता है, इसकी कंडीशन कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। ये लाइफ कंडीशन और कम या ज़्यादा, इसमें ये OCD ये ऐसा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। पीपल विथ OCD कैन रिसीव द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो पीपल होते हैं वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सपीरियंस इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड इम्प्रूव सोशल एंड स्कूल एंड वर्किंग फंक्शनिंग, ताकि वो पीपल क्या कर सकें, जो पीपल विथ OCD, पीपल जो जिनको OCD होता है वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, जिससे कि वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उनकी, सोशल लाइफ, स्कूल लाइफ और वर्किंग फंक्शन, वो आराम से उनकी प्रोग्रेस हो और वो ठीक हो,
ठीक है, ताकि वो साफ कर पाए। ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट रिसीव ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, द साइकिल ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सन मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड ट्रीट। तो इसको जो ऑब्सेशन और कंपल्सन के जो सिम्टम होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा, उसको ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एज स्ट्रक्चर चेंजेस इन योर ब्रेन टेक प्लेस, क्योंकि जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसने उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसमें वो चेंज हो चुका है उसी के लिए। बिकॉज ऑफ दिस इट्स की टू सीक मेडिकल केयर सो एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू आर डॉक्टर, इफ़ यू एंड योर चाइल्ड एक्सपीरियंस सिम्टम। अगर आपको या आपके बच्चों को या किसी को भी इस तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो उनको क्या जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर लेनी चाहिए, अगर इस तरीके के सिम्टम हो रहे हैं जो कि मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग विथ हाउ डू आई टेक केयर माई सेल्फ इफ़ आई हैव OCD, अगर मुझे OCD है तो मैं उसमें कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और मुझे ऐसे अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर OCD का उसको लेना चाहिए, प्रैक्टिस सेल्फ केयर उसको लेनी चाहिए जो कि उसको मैनेज करेगा सिम्टम में। फॉर एग्जांपल उसको क्या करनी चाहिए, क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, अच्छी से सोना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। ठीक है, और अच्छी हेल्दी डाइट उसको लेनी चाहिए, खाना भी ठीक से खाना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और स्पेंडिंग टाइम विथ लव वन, अपने जिनको वो सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक है उनके साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करना चाहिए। ऑन एंड हु सपोर्ट यू एंड अंडरस्टैंड OCD, जो कि OCD को भी समझते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा उनको रहना चाहिए जिसको भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसके अलावा उनको प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कि मेडिटेशन होगा, योगा होगा, और मसाज हो गया, और विजुअलाइजेशन हो गया। इस तरीके की टेक्निक यूज़ करके उसको बिजी रहना चाहिए जिससे कि ये OCD वाली प्रॉब्लम से दूर हो सके। जॉइनिंग एन इन पर्सन और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, और उसको क्या करना चाहिए, कुछ ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी होते हैं या कोई पर्सन ऐसे होते हैं उनके संग ज्वाइन हो जाना चाहिए जो कि जिनको OCD है। ठीक है, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो फिर हो सकता है कि उसकी OCD का वो ठीक हो। ठीक है, व्हेन शुड आई सी माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट OCD। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली मेक श्योर ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग। तो जो डॉक्टर है उनको देखना चाहिए कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपको फ़ायदेमंद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए आपको चेकअप कराते रहना चाहिए। OCD नर्सिंग डायग्नोसिस, OCD के जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं उसको इसमें मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एंजाइटी है, रिलेटेड टू करके आप इतना सारा लिख सकते हैं, कोई सा भी एंजाइटी रिलेटेड टू ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव है उसका, अनवांटेड थॉट्स हैं, कोई सा भी एक लिख सकते हैं इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस एंजाइटी के साथ। फिर एविडेंस बाय, इसमें से जो उसको हो रहा है उसको लिख सकते हैं, एक्सट्रीम फीवर, हेल्पलेसनेस, पावरलेस, ये डिस्ट्रेस अपीयरेंस। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या मिला आपको, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि पेशेंट विल एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द OCD, वो समझ जाएगा जब आप उसको ये सारा करेंगे लास्ट, और इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। फिर असेसमेंट में आप लिख सकते हैं कि उसकी लेवल ऑफ एंजाइटी को असिस्ट करना, मॉनिटर फिजिकल सिम्टम जो कि आप मैंने लिखा देख लीजिएगा आप। उसके बाद है ऑब्जर्व रिचुअलिस्ट, और उसके बाद है इंटरवेंशन में क्या आप करेंगे, प्रोवाइड सेफ्टी देंगे उसको। उसके अलावा आप स्टार्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगे उसकी। उसके अलावा इंकरेज करेंगे रिलैक्सेशन के लिए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे आप SSRIs एंड एज अ ऑर्डर, और कंसीडर करेंगे अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। उसके बाद आपने दूसरा बनाया इनएफेक्टिव कोपिंग। इनएफेक्टिव कोपिंग का मतलब है वो अपने जो कोप है, परेशानियाँ, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको वो ठीक से नहीं मुकाबला कर पा रहा, तो उसके लिए भी आप इस रिलेटेड टू करके इसमें से कोई सा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एविडेंस बाय करके इसमें से कोई सा डाल लीजिए, मतलब क्या आपको देखने को मिला जो कि आपने ये वाला बनाया नोट्स, यानी कि डायग्नोज। तो फिर एक्सपेक्टेड आउटकम में ये हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आप फिर असेसमेंट में ये सारे डाल सकते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री को सबसे पहले असेस करना है, इवालुएट करना है कोपिंग मैकेनिज्म को। उसका फिर आइडेंटिफाई OCD का ट्रिगर कंडीशन किससे ज़्यादा बढ़ता है, कीप ट्रैक OCD बिहेवियर, उसका OCD के बिहेवियर को ट्रैक करना चाहिए, और एक्सपोजर थेरेपी देनी चाहिए उसको जो कि हमने पढ़ ली है। स्लो डाउन द रिचुअलिस्ट, जो धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करना चाहिए, उससे हटाना चाहिए रिचुअलिस्ट बिहेवियर से, और इनक्रेज सेल्फ हेल्प टेक्निक उसको करवानी चाहिए। प्रोवाइड
पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। फिर तीसरा हो गया सोशल आइसोलेशन वाला डायग्नोज भी आप बना सकते हैं, जिसमें कि आप रिलेटेड टू करके ये सारे कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, एंजाइटी वगैरह। फिर है एविडेंस बाय, इसमें से ये आप देख लीजिए क्या लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड आउटकम में ये सब पेशेंट को क्या आउटकम मिलेगा। उसके अलावा असेसमेंट में फिर आप ये सब कर सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे सोशल इंटरेक्शन उसका, फिर असेस करेंगे पेशेंट की ओसीडी, रिचुअलिस्टिक ऑफ द पेशेंट रिलेशनशिप कैसी है, डिटरमाइन करेंगे पेशेंट की सोशल एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके अलावा नोट फॉर सुसाइडल टेंडेंसीज देखेंगे आप। इंटरवेंशन में आप यही करेंगे सारे जो जो भी लिखे, प्रोवाइड सेफ्टी, इनक्रेज फैमिली थेरेपी, उसकी इनक्रेज स्मॉल स्टेप, धीरे धीरे करके उसको रोक उससे दूर करने के लिए टेक्निक बताएंगे, ऑफर सपोर्ट ग्रुप उसको करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो लाइक तो एक करते हुए जाइए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।